हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान है। जैसे देखिए, समीकरण के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है ना तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है ना, तो उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी यदि देखिए यहाँ क्या 2 और गुना यहाँ पर क्या MgO, मैंने मैग्नीशियम भी 2 है, 2 से गुना करेंगे तो मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 को है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 को, मैग्नीशियम 2 को, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 को। तो वही यहाँ पर बोला है, साफ साफ समझिएगा, वह समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण का दोनों इस तरफ और इस तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ आगे क्वेश्चन और भी तो बोला है, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बोल रहा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ को बनाया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, और ना ही कोई पदार्थ को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या उसको हम लोग बराबर कर देते हैं। ना ही भैया इसी को बना सकते हैं, ना ही किसी को नष्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास उपाय है, दोनों को क्या करेंगे, तत्व का परमाणु संख्या बराबर कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, यहाँ पर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। कहने का मतलब देखिए, इसे हमारा क्या बोल रहा है, लोहे की कील, मान लीजिए लोहा की कील क्या हो गया, Fe हो गया, और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हो गया आपका, CuSO4 हो गया। क्या हो गया, CuSO4। ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो Fe प्लस CuSO4 में जानते हैं जो आयरन क्या अधिक अभिक्रियाशील तत्व, है, तो कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, FeSO4, और प्लस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। मतलब क्या हो गया, जो आयरन जो है, लोहा जो है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा पता है, फेरस सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, FeSO4 देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित किए, क्योंकि कॉपर से जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व था आयरन था। ठीक है, आयरन क्या था, अधिक अभिक्रियाशील तत्व था, तो कॉपर सल्फेट से क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, FeSO4 हो गया, प्लस Cu को विस्थापित कर दिया। बस वही बात को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो है नीला रंग, पहले जो कॉपर सल्फेट था वो नीला रंग था, तो कॉपर सल्फेट से बदलकर हरा रंग जो हो जाता है फेरस सल्फेट हो जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। लोहा क्या किया, कॉपर सल्फेट से विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। समझ में आ गया आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ क्या बन गया, FeSO4 बना लेगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cu को अलग कर देगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए, तो इसका रंग भी, तो इसका देखिए रंग यहाँ पर पहले वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट नीला रंग के था और उसके बाद क्या हो जाएगा, हरा कलर में बदल जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। मैंने ये पहले कौन सा कलर का था, नीला कलर का था, उसके बाद क्या बन जा रहा है, फेरस सल्फेट, तो हरा कलर का बन जा रहा है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ बताइए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा हमको मिलता है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मिलता कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के यदि अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा मिलता है। तो याद रखिएगा, देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। तीर चिन्ह के अगर इधर अगर ऊष्मा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर कोई दो चीज़ अभिक्रिया किया तो उत्पाद बना प्लस क्या ऊष्मा निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो तीर चिन्ह के इधर यदि आपको ऊष्मा दिख रहा है इसका मतलब क्या, ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है तो उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे N2 प्लस O2 अभिक्रिया करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा दिए तो हम लोग क्या बन गया, 2NO बन गया। क्या बन गया, 2NO बन गया। तो इसका मतलब हम लोग को तो क्लियर समझ में आ गया भैया, जो तीर चिन्ह के इधर रहेगा ऊष्मा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। और तीर चिन्ह के इधर यदि ऊष्मा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। बोल रहा है मैग्नीशियम जो धातु है सामान्य ताप पर, मैग्नीशियम धातु जो है ना सामान्य ताप पर क्या होगा, वायु की उपस्थिति में यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, हवा को उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। मैग्नीशियम धातु जो सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। जो मैग्नीशियम रिबन को ऊपरी सतह पर क्या होता है, जम जाएगा। ऊपरी सतह पर यदि जम जाएगा ना तो क्या होगा ना, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले, इसको आग लगाने से पहले, वायु में जलाने से पहले सैंड पेपर जो रहता है ना, सैंड पेपर से एकदम रगड़ साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया सबसे समझते हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuCl है तो क्या हो बाबू, Cu को देखिए यहाँ पर विस्थापित कर दिया और ZnCl हो गया। मतलब क्या है, जिंक जो है ना आपको जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है तो कॉपर को हटा दिया तो ZnCl प्लस Cu। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है जो CuCl से Cu को विस्थापित कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, सिर्फ एक बार बदल रहा है अपने जगह को। अब देखिए द्विविस्थापन को समझते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए NaCl और AgNO3, इसको अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया, जरा गौर से समझिएगा। देखिए NaCl है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ AgCl हो गया, मैंने Ag यहाँ से आ गया, देखिए NO3 गायब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, Cl आ गया। तो एक विस्थापित कर गया और यहाँ दूसरा देखिए NaNO3 था, यहाँ NaNO3 देखिए यहाँ पर AgNO3 था लेकिन यहाँ NaNO3 हो गया। मैं दो लोग आपस में विस्थापित कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको, जो NaCl होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको NaNO3 हो गया। मतलब यहाँ Cl को हटा दिया, पहला विस्थापित कर दिया, यहाँ पर इसको ले लिया NaNO3 हो गया। दूसरा बार हम समझिए AgNO3 था तो यहाँ AgCl, देखिए यहाँ पर NO3 को क्या किया, विस्थापित कर दिया, इसके जगह क्या ले लिया, आपको Cl को ले लिया। तो क्लियर यहाँ तक हो गया। तो इसमें दो लोग विस्थापित कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग इसी को बोलते हैं। अब देखिए छठा वाला समझते हैं, जो उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण या एक समीकरण लिखे इसमें ऊष्मा के कारण टूटता हो, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मा वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ऊष्मा वाला हम लोग देखते हैं तो देखिए ऊष्मा के द्वारा वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। CaCO3 को यदि हम ऊष्मा देंगे तो टूटेगा किसमें बाबू, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। प्रकाश के द्वारा यदि वियोजन, प्रकाश के द्वारा यदि तोड़ना है तो AgCl को यदि प्रकाश देंगे ना सिल्वर क्लोराइड में तो क्या होगा, सिल्वर को अलग कर देगा, क्लोराइड को अलग कर देगा। विद्युत द्वारा वियोजन मैंने बिजली के द्वारा यदि वियोजन किया जाए, टूटना चाहे तो देखिए जल में यदि विद्युत डालेंगे तो क्या होगा, बिजली, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 से करा दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।